तो ये कहानी है हमारे हीरो जियांग हान की, जिससे तकदीर ने उसके माँ बाप छीन उसे दर बदर की ठोकरें खाने छोड़ दिया। मगर जियांग हान को पता था कि उसके पेरेंट्स के गायब होने के पीछे एक बहुत बड़ा राज है, तो निकल पड़ा इस मिस्ट्री को सुलझाने। कल्टीवेशन की इस बेरहम दुनिया में उसका सफर आसान नहीं होने वाला था, मगर फिर उसने अवेकन की एक रहस्यमयी एंशिएंट कोल्ड्रन जो कि पूरे गैलेक्सी को हिला कर रख दे। इसी पावर का इस्तेमाल करके जियांग हान इस दुनिया से बुराई को मिटाकर अपनी दुश्मनों का काल बनेगा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक मिस्टीरियस आवाज के साथ, जो कि हमें बता रही थी कि प्राचीन काल में एक बहुत ही रहस्यमय बीस्ट डिवाइन कोल्ड्रन अचानक से ही हेवनली realm में अपीयर हुई। उस कोल्ड्रन में ऐसी गजब की पावर्स थी जो कि पूरे हेवंस में खलबली मचा दे। तो इस कोल्ड्रन को हासिल करने के लिए तीनों दुनियाओं में जंग छिड़ गई। ईस्टर्न हेवन एम्परर और फ्लेम गॉड गॉडेस ने ह्यूमन एम्परर के साथ मिलकर फोर्सेस ज्वाइन कर ली, और फिर ये तीनों फोर्सेस मिलकर डीमंस, डेविल और अंडरवर्ल्ड का मुकाबला करते हैं, जिसके चलते इस जंग ने बड़ा ही भयानक मोड़ ले लिया। जब हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो इस जंग को रोकने के लिए हेवन एम्परर और फ्लेम गॉडेस ने मिलकर एक फॉरबिडन टेक्निक को कास्ट करते हुए डीमन एम्परर और डेविल लॉर्ड को सील कर दिया। वहीं पर अंडरवर्ल्ड का राजा ये जंग छोड़कर भाग निकला, क्योंकि वो काफी ज्यादा घायल हुआ था। वहीं पर हेवन एम्परर और फ्लेम गॉडेस ने मिलकर उस कोल्ड्रन को मॉर्टल्स की दुनिया में छुपा दिया। साथ ही वो दोनों भी बिना ट्रेसेस के गायब हो गए। और अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट टाइम में आकर हमें बैम्बू फॉरेस्ट का सीन दिखाया गया, जहाँ पर हम जियांग फैमिली के दो डिसाइपल्स को देख पाते हैं, जिनका नाम था जियांग बाओ और जियांग शिनमेई। ये दोनों किसी की तलाश कर रहे थे और तभी उनकी नजर पड़ी ब्लड पर, तो काफी ज्यादा खुश हो गए क्योंकि उनका शिकार उनके करीब था। बाओ चिल्लाते हुए कहने लगा कि यार जियांग हान प्लीज बाहर आ जाओ, मुझे लुका छुपी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। और उतने में ही एंट्री होती है हमारे हीरो जियांग हान की। उसने एक ही स्लैश में बाओ को काफी पीछे पुश कर दिया था। वहीं पर शिनमेई उससे कहने लगी कि पता नहीं तुम इतने क्यों भड़क गए, देखो हमारे एल्डर हान तुम्हारी सिस्टर से शादी कर रहे, ये तो उस लड़की की खुशनसीबी समझो, मगर तुम हो कि बेवजह इस शादी को रोकना चाह रहे, इसलिए अब हमारे पास तुम्हें रास्ते से हटाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा। साथ ही उसने अपना डेडली स्लैश अटैक जियांग हान पर रिलीज कर दिया, जिससे वो उतने ही कूल अंदाज में डॉज कर चुका था। जियांग हान कह रहा था कि मुझे खत्म कर पाओ, इतनी तुम दोनों की औकात नहीं। जो सुनते साथ ही उस बंदी को आ गया गुस्सा। वो कह रही थी कि चलो देखते हैं तुम्हारी स्किल्स तुम्हारी जुबान जैसी तेज है या तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें फेंकते हो। यहाँ पर वो दोनों वन बाय वन उस पर हमले किए जा रहे थे, मगर जियांग हान उन दोनों के अटैक को डॉज करते हुए उन्हें पीछे पुश कर देता है। बाओ कह रहा था मेरे भाई तुम्हारे बाप ने कई सारे लोगों से दुश्मनी मोल ली थी, जिसके चलते तुम्हारे माँ बाप को घर छोड़कर भागना पड़ गया। अगर वो तुम दोनों बच्चों को अबैंडन नहीं करती तो शायद तुम्हारी आज ऐसी दुर्दशा नहीं होती। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम और तुम्हारी सिस्टर पैदा ही इसलिए हुए थे ताकि तुम्हारे माँ बाप के कर्जों को चुका पाओ। जो सुनते साथ ही हान सीधे उस पर अटैक करने चला गया, मगर बाओ ने उसके हमले को काउंटर किया और वहीं पर शिनमेई उस पर पीछे से अटैक कर देती है, जिसके चलते हान सीधा हवा में उछल गया था और उतने में ही बाओ उस पर फाइनल स्ट्राइक रिलीज कर चुका। हालांकि उसकी सोर्ड जियांग हान के गले में मौजूद एक एंशिएंट पेंडेंट से टकरा गई। इस क्लैश की वजह से वो पेंडेंट एक्टिवेट होकर जियांग हान काफी तेजी से एक अजीब सी जगह पर टेलीपोर्ट हो गया। वेल यहाँ पर बस जियांग हान की सोल आई थी। दरअसल ये वही एंशिएंट कोल्ड्रन स्पेस थी जिसका जिक्र कहानी की शुरुआत में किया गया। अब जियांग हान कुछ समझ पाई इससे पहले एक लड़की उसे डरा देती है। वो पूछ रहा था कि बताओ ये हेवनली realm है या अंडरवर्ल्ड, साथ ही मैं तुम्हारे बारे में भी जानना चाहता हूँ। तो बंदी स्माइल करते हुए कहने लगी कि मेरा नाम है टियान्यू, मैं इस डिवाइन बीस्ट कोल्ड्रन की गार्डियन हूँ। यहाँ पर सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, मेरा मतलब तुमसे भी था। ये सुनकर जियांग हान थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। टियान्यू से बता रही थी कि ये ना ही अंडरवर्ल्ड है और ना ही हेवनली realm, बल्कि ये एक सीक्रेट realm है जो पूरी दुनिया से अलग सलग एग्जिस्ट करती। और पता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्योंकि तुम्हें मेरी जरूरत है। मगर जियांग हान उसकी बातों को इग्नोर मारते हुए तुरंत ही कल्टीवेशन करने बैठ गया, क्योंकि यहाँ पर बाहरी दुनिया से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी थी। ये सब देख टियान्यू कह रही थी यार तुम तो बड़े ही अजीब हो, क्या तुम मुझे लेकर जरा भी क्यूरियस नहीं हो? जिस पर हान कहने लगा ना, तो वो उससे कहने लगी क्या तुम्हें मुझसे कोई सवाल नहीं पूछने? जिस पर हान कह रहा था ना बिल्कुल नहीं। तो उसकी सारी हरकतें देखकर टियान्यू को
इरिटेट होने लगा। इसलिए वो जियांग हान को बताती है कि देखो बंदा तुम्हें मारने जा रहा, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? जिस पर जियांग हान कह रहा था कि तुम्हारी बातें सुनकर ये बात साबित हो गई कि मुझे तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हें मेरी जरूरत है। जो सुनती ही टियान यू भी शॉक हो गई क्योंकि हान ने उसके इंटेंशन जान लिए थे। वो कहता है कि तुम यहाँ के गार्डियन हो, यानी कि तुम्हारी मुझ पर नजर थी, मगर तुम आज पहली बार मेरे सामने अपीयर्ड हुई क्योंकि तुम्हें पता था कि मैं मरने वाला हूँ। तुमने सोचा कि मैं खुद को बचाने के लिए तुम्हारे हाथ की कठपुतली बन जाऊंगा और इस तरह से मुझे बिना मस्का मारे ही तुम्हारा काम भी निकल जाएगा। टियान यू सोच रही थी कि ये बंदा तो इसके माँ बाप से भी ज्यादा स्मार्ट निकला। इस कमीने को तो मेरे इरादे तुरंत ही पता चल गए। खैर चलो अब इससे डायरेक्टली डील करती हूँ। इसलिए वो जियांग हान को बताने लगी कि इस कल्टीवेशन की दुनिया में कई सारे रॉल्म मौजूद हैं जिन्हें अलग अलग लेवल में डिवाइड किया गया। कल्टीवेशन की पहली रॉल्म है पर्पल मैंशन, सेकंड मिस्टीरियस नेदर, तीसरे नंबर पर है माउंटेन सी, चौथे पर है रीइंकार्नेशन, पांचवे पर है हेवन ह्यूमन, छठे लेवल पर है वॉइड ब्रेकिंग और सबसे आखिर यानी कि सातवीं पर है अर्थ इमॉर्टल। इस कल्टीवेशन की हर एक रॉल्म को 10 लेवल में डिवाइड किया गया और तुम हो फिलहाल पहली रॉल्म यानी कि पर्पल मैंशन की 5वीं लेवल पर। सब तक तो तुम समझ ही गए होंगे कि तुम कितने ज्यादा कमजोर हो। जिस पर जियांग हान कहने लगा कि वो सारी बकवास बातें छोड़कर सीधे मुद्दे पर आ जाओ। तो टियानी उसे कुछ डिमोनिक बीस्ट दिखाने लगी। वो कह रही थी कि तुम्हें बस इन सभी बीस्ट के ब्लड एसेंस का एक छोटा सा कतरा मेरे लिए कलेक्ट करना होगा। तुम समझ रहे हो ना, सिर्फ एक छोटा सा ब्लड का ड्रॉप, और उसके बदले में मैं तुम्हें इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बनाने में मदद करूंगी। फिर तो तुम तीनों रॉल्म पर अपना डोमिनेंस साबित करके किसी सेलेस्टियल फेरी से शादी कर पाओगे। तो बताओ कैसा लगा मेरा ऑफर? जिस पर जियांग हान कहने लगा कि बिल्कुल ही बेकार था। अब वो हंसी जाने वाला था कि टियानियो ने उसका रास्ता रोक लिया। वो कह रही थी चलो मैं तुम्हें एडवांस के तौर पर 3 ब्लड लाइन की डिवाइन एबिलिटी दे दूंगी क्योंकि फिलहाल तुम्हारी बॉडी इतनी ही पावर को हैंडल कर सकती। जब तुम स्ट्रॉन्ग बन जाओ फिर हम दोबारा से अपनी डील के बारे में डिस्कस कर सकते। अभी आइडिया जियांग हान को भी काफी ज्यादा अच्छी लगी। वो कह रहा था हाँ ये तो इंटरेस्टिंग है। जो सुनते साथ ही उस बंदी ने वो तीनों ब्लड लाइन तुरंत ही उसकी बॉडी में ऐड कर दी। बाद में वो कह रही थी सॉरी एक बात बताना तो मैं भूल ही गई, दरअसल ये एबिलिटीज इनहेरिट करते वक्त तुम्हें काफी ज्यादा तकलीफ होने वाली है। जिस पर जियांग हान तड़पते हुए कहने लगा कि वाह तुमने तो बड़े ही जल्दी मुझे आगाह किया था और अब उस पेन को झेलने लगा। टियानियो कह रही थी कि राजा वही बन सकता जिसमें उसकी क्राउन का वजन झेलने की हिम्मत हो। और अब थोड़ी देर में जियांग हान तुरंत ही उस कोल्ड्रन से बाहर आकर बाव की सोड को होल्ड कर लेता है। साथ ही साथ उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिवाइन पावर रिलीज होने लगी थी जो देख शिनमेई के तो होश ही उड़ गए। वो अमेज होकर कह रही थी कि ये बंदा अचानक से पर्पल मैंशन की 5वीं लेवल से सीधे 7वीं पर पहुंच गया और अब वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होके लोग नीचे आ जाते हैं। बाव कह रहा था कि अब पता चला तुम्हारे बाप जियांग हेंजू ने तुम्हारे लिए काफी अच्छी डिवाइन एबिलिटीज छोड़ के रखी है। और तभी जियांग हान का रवैया ही बदल गया। उसकी आंखों से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी। वो कहता है कि आज के बाद मैं शिकारी हूँ और तुम लोग बनोगे मेरा शिकार। जो सुनते साथ ही बाव ने बड़ी ही तेजी से उस पर स्लैश अटैक करने की कोशिश की मगर जियांग हान गायब होकर सीधे उसके पीछे आ जाता है। हान ने बड़े ही कूल अंदाज में अपनी सूंड उसके आर पार घुसा दी थी। वो कह रहा था भागते क्यों नहीं यार तुम लोग, क्या तुम्हें अपनी जिंदगी से जरा भी प्यार नहीं है? खैर रहने दो, तुम यहाँ से कहीं और जा भी नहीं पाओगे क्योंकि मेरी ये शैडो शिफ्ट मूव तुम्हें पकड़ लेगी। जिसके बाद बाव को ब्रूटली खत्म कर चुका। जो देख शिनमेई भी घबरा जाती है। उसने जियांग हान पर अटैक करने की कोशिश तो बहुत की मगर वो शैडो शिफ्टिंग का यूज करके यहाँ से वहाँ गायब होने लगा। साथ ही साथ वो शिनमेई को काफी ज्यादा डरा रहा था और फिर उसने शिनमेई पर वार करके उसे नीचे गिरा दिया। जो देख शिनमेई तुरंत ही उससे रहम की भीख मांगने लगी। वो कहती कि प्लीज मुझे मत मारो, मैं आइंदा से कभी किसी को बुली नहीं करूंगी। मगर जियांग हान अपने ब्लेड को साफ करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा। वो कह रहा था कि 5 साल पहले मेरी मदर ने तुम्हें एलिक्सर पिल दी थी जिसके दम पर ही बाव और तुम बीस्ट टाइड में सरवाइव कर पाए, वरना तो तुम दोनों कब के ही मारे जाते। जिस पर शिनमेई कहने लगी कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर है इसके बारे में तुम्हें बता सकती हूँ, बस तुम्हें मुझे जिंदा छोड़ना होगा। तो जियांग हान तुरंत ही उसके काफी करीब चला गया। शिनमेई कहने लगी कि उन्हें जियांग शाओटियान ने कहीं पर भेजा हुआ था और उतने में वो बंदी जियांग हान पर अटैक करने की नाकाम कोशिश करती है। हालांकि जियांग हान बड़ी ही तेजी से उसके पीछे
पीछे जाकर उसकी गर्दन अपनी ब्लेड से काट चुका। उसने इन दोनों को बड़े ही डैशिंग अंदाज में मार दिया था। वो कहता है कि बजर्ग स्टेट पर जाते ही मैं पागलों जैसी हरकतें कर रहा हूँ और अब मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा। गाइस, बजर्ग स्टेट यानी कि सन की बनना। जब कल्टीवेटर्स की पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो उसे बजर्ग स्टेट कहा जाता है। इस स्टेट में ना ही उनका खुद पर कोई कंट्रोल रहता है और ना ही उन्हें मौत से डर लगता। अब हान को फील हुआ कि कोई उस पर नजर रखे हुए है, तो उसने बड़ी ही तेजी के साथ अपनी ब्लेड उस पर्सन पर हिट कर दी। मगर वहाँ पर एक शील्ड होने की वजह से हान का अटैक उस पर्सन पर हिट नहीं हो पाता। अब यहाँ पर हम जियान नाम की बंदी को देख पाते हैं, जो कि अपने व्हाइट टाइगर बीस्ट पर सवार थी। साथ ही साथ वो नशे में पूरी तरह से टल्ली है। हान उसके ऑरा को देखकर समझ गया कि ये बंदी कल्टीवेशन की सेकंड स्टेज यानी कि मिस्टीरियस नेदर रेल्म पर है। जियान उससे पूछ रही थी कि भाई क्या तुम यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बता सकते हो, मगर हान कहने लगा कि वो जियांग शाओटियान तो मुझे मारने के लिए इतना उतावला हो गया कि उसने नेदर रेल्म के एक्सपर्ट को हायर कर लिया। जिस पर वो बंदी कह रही थी कि ना, मैं यहाँ पर किसी को मारने नहीं आई, बल्कि बस इस खूबसूरत चांद को देखकर वाइन के मजे लेने आई हूँ। साथ ही हान ने देखा कि इस बंदी से उसे कोई किलिंग इंटेंट भी महसूस नहीं हो रहा, तो तुरंत ही जियान से माफी मांगते हुए वहाँ से रवाना हो गया। हालांकि जियान उससे कह रही थी कि तुम चले जाओ, बस जाने से पहला मुझे इस माउंटेन से मेरे सेक्ट तक जाने का रास्ता बता दो। फिलहाल नशे की हालत में मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब हमें एक प्रिजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम हान की छोटी सिस्टर और जियांग फैमिली के ग्रैंड एल्डर को देख पाते हैं। वेल, इन दोनों को जियांग फैमिली के करंट फैमिली हेड शाओटियान ने कैद किया हुआ था। छोटू से लिया रोते हुए कहने लगी कि शायद हमारे पेरेंट्स को मेरी और मेरे बड़े भाई की जरा भी याद नहीं आती, इसलिए तो पिछले 5 सालों में वो वापिस ही नहीं आए। जिस पर मास्टर कहने लगे, ऐसा मत बोलो मेरी जान, वो दोनों तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जरूर से वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए होंगे, इसलिए वो वापिस नहीं आ पा रहे। तो लियार रोते हुए बताने लगी कि मैं उन्हें काफी ज्यादा मिस करती हूँ। उतने में ही लियार को किसी की आवाज आई। दरअसल ये है शाओटियान। वो कह रहा था कि तुम्हारे माँ बाप वापिस नहीं आने वाले। दरअसल वो क्या है ना, मरे हुए लोग कभी वापिस नहीं आ सकते। जो सुनते साथ ही लियार ने उस पर अपने छोटे से हाथों से हमले किए। उससे पूछ रही थी कि बताओ तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया। जिस पर शाओटियान उससे कहता है, बच्ची अगर तुम अपने बाप की सारी सीक्रेट टेक्निक मेरे हवाले कर दो तो शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। जो सुनते ही लियार कह रही थी कि तुम्हारे पापों का घड़ा अब भर चुका है, बस मेरे पेरेंट्स वापिस आ जाए, फिर देखना हो तुम्हें कैसे पनिश करेंगे। जो सुनते ही शाओटियान ने बड़ी तेजी से उस बच्ची को स्लैप कर दिया। उसे तो इस मासूम सी बच्ची पर जरा भी रहम नहीं आ रहा था। साथ ही वो ग्रैंड एल्डर से कहने लगा कि 16 साल पहले तुम ही उस जियांग हेंजो को किसी माउंटेन से उठाकर हमारी जियांग फैमिली में लेके आए थे। तुम्हारे फेवर्स की वजह से ये अनजान शख्स हमारी फैमिली का चौथा एल्डर बन गया और फिर बाद में तुम सबने मिलकर उसे हमारी फैमिली का हेड बना दिया। तुम ही उस जियांग हेंजो के सबसे ज्यादा क्लोज थे, तो बताओ फिर उसकी वो सारी सीक्रेट टेक्निक और प्रेशियस मैनुअल कहाँ पर है। जिस पर मास्टर कहने लगे कि हिंजो ने जो कुछ भी अचीव किया था वो खुद की मेहनत के दम पर। हम सब ने मिलकर उसे क्लैन का लीडर बनाया था, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उसकी कल्टीवेशन हाई थी, बल्कि वो लीडर बना उसकी क्वालिटीज के लिए। वो राइचस पाथ का फॉलोवर था। जो सुनते साथ ही शाओटियान हंसने लगा। वो कहता है कि जब हिंजो हमारी फैमिली को छोड़कर भाग निकला तब हमारी फैमिली क्योस में थी। उस वक्त मैंने ही सब कुछ हैंडल किया था। वो मैं ही हूँ जिसने जियांग फैमिली को जोड़ के रखा। इतना कहते साथ ही वो एल्डर को बुरी तरह से घायल कर रहा था। तो एल्डर उसे बताते हैं कि 5 साल पहले तुम हिंजो के सामने हार गए, तभी से तुम्हें हिंजो से नफरत हो गई। तुमने हिंजो पर तरह तरह के इल्जाम लगाए और जब वो यहाँ से चला गया तब तुमने उसके बच्चों पर जुल्म किए। इतना ही नहीं, तुमने तो हमारे पुराने क्लान लीडर और सेकंड एल्डर को मारकर उनकी पोजीशन पर कब्जा कर लिया। मगर फिर भी तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम यहाँ आकर बता रही हो कि तुमने फैमिली को संभाला है। सच बताओ तो जियांग फैमिली की बर्बादी के पीछे तुम ही वजह हो। जो सुनते हो बंदा एल्डर को काफी ज्यादा टॉर्चर करने लगा। साथ ही उनसे पूछता है कि बताओ हिंजो की डिवाइन टेक्निक और मैनुअल कहाँ पर है। जिस पर एल्डर कहने लगे कि वो बंदा हेवन से गिफ्टेड था और तुम सिर्फ उसके पाँव की धूल चाट सकते हो। जो सुनकर शाओटियान अपने एक बंदे के हाथों लियार को वहाँ से ले जाने लगा। ये सब देख एल्डर काफी ज्यादा पैनिक हो गए। उससे पूछ रहे थे कि बताओ तुम लियार को कहाँ ले जा रहे। जिस पर शाओटियान कहने लगा कि तुम अब खुश हो जाओ क्योंकि कल ही तुम्हारी लियार की शादी होने वाली है। जो सुनते साथ ही एल्डर उसके सामने रहम की भीख मांगने लगे। वो कह रहे थे कि ये तो बस एक छोटी सी बच्ची है, तुम ये सब उसके साथ नहीं कर सकते। मगर शाओटियान पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो कह रहा था कि अरे एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। दरअसल मैंने इस बच्चे के बड़े भाई का भी बंदोबस्त करवा लिया है। मेरे ख्याल से वो अब तक हेल में पहुंच चुका होगा। यहाँ पर एल्डर इतने लाचार थे कि वो चाहकर भी इन बच्चों की मदद नहीं कर सकते। अब अगले ही दिन एक बूढ़ा हॉल मास्टर लियार से शादी करने
करने के लिए पहुंच गया था। शाओटियान उससे कहने लगा कि बस आज ये शादी हो जाए, फिर हम रिश्तेदार बन जाएंगे और फिर आप हमेशा मुसीबत के वक्त हमारी फैमिली की मदद करना, जिसके लिए वो हॉल मास्टर भी राजी हो गया था। अब थोड़ी देर में दुल्हन के लिबास में लियार को वहाँ पर लाया जाता है। यहाँ पर वो बूढ़ा मास्टर बिना उसका चेहरा देखे ही सुहागरात के सपने सजाने में लग गया था। वो कहता है मेरी जान, आज के बाद तू मेरी और मैं तेरा। मगर वो अपनी दुल्हन का घूंघट हटाते ही उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का पड़ गया। दरअसल लियार ना होकर उसका बड़ा भाई हान था। शाओटियान तो उसे देखकर ही शॉक हो गया। वो कहता है कि शायद बाओ तुम्हें मार नहीं पाया क्योंकि तुम वहाँ से दुम दबाकर भाग निकले होंगे। और उतने में हान ने उस पर अटैक कर दिया, मगर शाओटियान के चमचे ने उस अटैक को रोक लिया था। वो बंदा कह रहा था कि हमारे लीडर के साथ फाइट करने जितनी तुम्हारी औकात नहीं है। हालांकि हान उसे जोरों से जमीन पर पटक देता है। वो कह रहा था कि एक क्लैन लीडर नहीं बल्कि क्राउन पहना हुआ एक बंदर है। पता नहीं तुम लोग इसके इतने तलवे क्यों चाट रहे हो। यहाँ पर हान ने हवा में जंप लगाते हुए इस बंदे पर एक और हमला कर दिया, मगर वो हान को पीछे पुश करते हुए अपने स्पीयर को घुमाने लगा। वो कह रहा था कि शायद मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया था। जिसके बाद वो बंदा हवा में जंप लगाते हुए वायलेंट मून टेक्निक का यूज कर हान पर एक जोरदार स्लैश अटैक रिलीज कर चुका। ये हमला इतना ज्यादा भयानक था जिसके चलते वहाँ पर एक ब्लास्ट हो गया। अब इन सभी लोगों को लग रहा था कि हान मारा गया होगा, मगर उसे छत से लटका हुआ देख के सभी लोग शॉक हो गए। शाओटियान अपने चमचों से कहने लगा कि अभी के अभी इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। तो बंदा अटैक करने के लिए रवाना हो गया, मगर हान उस पर एक ही स्ट्राइक हिट करके उसकी बॉडी को एक्सप्लोड कर चुका था। और शाओटियान से कहने लगा कि चलो अब अगला नंबर तुम्हारा है। जिस पर शाओटियान कहता है अरे हाँ चलो देखते हैं तुम मुझे कैसे मार पाओगे। यहाँ पर जियांग हान उस बंदे पर कई सारे हमले करने की कोशिश करता है, मगर शाओटियान यहाँ से वहाँ मूव होते हुए हान को कपड़े जैसे पटक चुका था। वो कह रहा था बच्चे तुम्हारे पास मुझे मारने का कलेजा तो है, बस ताकत की थोड़ी सी कमी पड़ गई। उतने में हान काफी जोर जोर से हंसने लगा। वो दोबारा से बर्जर्क स्टेट में जा चुका है। वो कह रहा था कि क्या वाकई तुम्हें ऐसा लगता है, चला जा और मेरा मुकाबला कर। जिस पर शाओटियान कहने लगा कि शायद तुम डिमोनिक पाथ में एंटर कर चुके हो, अब तुम्हें खत्म करके मुझे अपने राइचसनेस का कर्तव्य पूरा करना होगा। साथ ही हॉल में मौजूद सभी लोग कह रहे थे कि ये बंदा तो पूरी तरह से बदल गया। इधर हान बड़े स्टाइल के साथ शाओटियान को अटैक करने के लिए बुला रहा था, तो शाओटियान भी अपनी रॉयल पावर को एक्टिवेट कर उस पर हमला करने की कोशिश करने लगता है, मगर हान तो यहाँ से वहाँ गायब होकर उसके अटैक को मिस करने लगा। इधर वो दूल्हे राजा यानी कि वो बूढ़ा हॉल मास्टर अपने चमचों को बता रहा था कि मिस्टर इस नेदर रेल्म पर जाने के बाद ही कोई भी कल्टीवेटर अपनी डिवाइन एबिलिटीज को अवेकन कर सकता है। और रही बात इस बच्चे की, तो ये सिर्फ पर्पल मैंशन के 7वें लेवल पर है। इसके पास कोई डिवाइन एबिलिटी नहीं होगी, ये तो बस एक लूजर है। बस कुछ ही देर और स्ट्रगल करके मारा जाएगा। इधर हान शाओटियान के अटैक को काउंटर कर उसे पीछे पुश कर चुका था, जो देख शाओटियान गुस्से में आकर उसके पेट में एक जोरदार पंच हिट कर देता है। हालांकि हान को तकलीफ होने के साथ साथ हंसी भी आने लगी थी, और फिर वो बंदा अचानक से ही गायब हो गया। शाओटियान तो उसे इधर उधर ढूंढ रहा था कि तभी हान उसके पीछे से आकर उसे धीरे से कहने लगा कि जिंदा बचने के लिए स्ट्रगल मैं नहीं बल्कि तुम कर रहे हो। और फिर वो अपनी ब्लेड उस बंदे के आर पार घुसा चुका। जियांग कह रहा था कि ये हमला हमारे ग्रैंड एल्डर के बिहाफ में है, जिन्हें तुमने बुरी तरह से टॉर्चर किया। तब तक शाओटियान फटाफट से उसे दूर पुश कर देता है, मगर अभी तो इस गेम की शुरुआत हुई थी। हान शाओटियान की तरफ अटैक करते हुए कहने लगा कि ये हमारे पुराने क्लान एल्डर और सेकंड एल्डर के बिहाफ में है, जिन्हें तुम्हारे जैसे घटिया बंदे के हाथों मरना पड़ा। इस बार हान ने उसका एक हाथ काट दिया था, जो देखकर तो वहाँ मुझे सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए। उन्हें लगा नहीं था कि हान इस बंदे की कुत्ते जैसी हालत करने वाला है। यहाँ पर शाओटियान गुस्से में उस पर कई सारे स्लैशेस रिलीज कर चुका था, जो देख हान कह रहा था ओह शायद मेरी जान अभी टॉर्चर झेल नहीं पा रही। तभी शाओटियान ने अपनी ब्लैक ड्रैगन इमर्ज टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए हान पर एक जोरदार हमला कर दिया। दरअसल शाओटियान की डिवाइन एबिलिटी होने की वजह से हान भी इस पावर के चलते पीछे की तरफ घसीटा गया। वो कह रहा था कि चलो देखते हैं तुम मेरे इस अटैक को कैसे रोक पाओगे, मगर हान ने तो अपने एक ही स्लैश में उस बंदे को नीचे पटक दिया था। जो देख शाओटियान उससे पूछता है कि आखिर तुम मेरे एबिलिटी को काउंटर कैसे कर पाए। जिस पर हान कहने लगा कि इतने साल तुमने मेरी छोटी सिस्टर को टॉर्चर किया, क्लैन मेंबर्स को अब्यूज किया, क्या तुम्हें कभी लगा था कि तुम्हें ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा। तभी शाओटियान गुस्से में अपनी एनर्जी को रिलीज कर एक पिल को कंज्यूम कर लेता है, जिससे उसकी पावर काफी हद तक बढ़ गई थी। वो कह रहा था कि हान तुम कभी मुझे मार नहीं सकते, मगर हान पर उसकी बातों का कोई खास असर नहीं हुआ। वो कह रहा था कि बस तुम्हारी स्ट्रगल है। साथ ही साथ उसे हवा में उछाल कर उस पर एक जोरदार अटैक कर चुका। हान कह रहा था कि ये अटैक उन सभी लोगों के लिए है जिन्हें तुमने इतने साल
सालों तक टॉर्चर किया था। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि शाओटियान की बॉडी पर हजारों कट्स पड़ चुके हैं, जिसके चलते एक ही सेकंड में उसकी बॉडी एक्सप्लोड होते हुए लाइफ प्रोटेक्शन टैलिस्मान एक्टिवेट हो जाता है। ये टैलिस्मान काफी रेयर मटेरियल है जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इस टैलिस्मान की मदद से किसी भी बॉडी पार्ट को प्रोटेक्ट किया जाता था ताकि बाद में वो पर्सन दोबारा से खुद की बॉडी को रिबिल्ड कर पाए। यहाँ पर शाओटियान का सिर्फ मुंह जिंदा बचा था तो वो अपने उसी मुंह से हॉल मास्टर से कहने लगा कि प्लीज मुझे बचा लीजिए। तभी हान कहते हैं, ना मेरे दोस्त, ऐसे काम तो नहीं चलने वाला। जिस पर शाओटियान कहने लगा, हान ये मत भूलो कि मेरा बेटा जियांग पेंग क्लाउड ड्रीम पवेलियन का डिसाइपल है। अगर तुमने मुझे मार दिया तो जरूर से तुमसे बदला लेगा। तो हान उससे कहता है कि ये फालतू धमकियां देना बंद करो, बताओ मेरे पेरेंट्स के डिसअपीयरेंस में तुम्हारा क्या रोल था। जिस पर शाओटियान जवाब देते हुए कहने लगा कि मैंने तो बस उन्हें एक पैगाम भेजने के लिए क्लाउड ड्रीम सिटी रवाना किया था। और फिर क्या इतनी इन्फॉर्मेशन हासिल होते ही हान ने उसका बचा कुचा मुंह भी एक्सप्लोड कर दिया। इधर हॉल मास्टर का एक चमचा एकदम से लड़कियों जैसे घबराते हुए कहने लगा कि प्लीज इसे मार दीजिए, मुझे तो इस बंदे से काफी ज्यादा डर लग रहा है। तो हॉल मास्टर ने तुरंत ही अपने 2 चमचों को उस पर अटैक करने के लिए भेज दिया। हालांकि तभी वहाँ पर एक हैमर आकर पटक जाता है, जिसकी एनर्जी से वो दोनों बंदे घायल हो गए थे। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि जियान थी। वो कहती, मास्टर हान, आप हमारे पवेलियन में तो मन मर्जी चलाते हो, मगर आप यहाँ पर भी वही कर रहे हैं। खैर अब आप इस बंदे को मार नहीं सकती क्योंकि अब इसे प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। तो हॉल मास्टर उससे पूछने लगा कि आखिर इस बंदे के साथ तुम्हारा क्या कनेक्शन है। जिस पर जियान जवाब देते हुए बता रही थी कि जियांग हान अब मेरे किल गॉड स्क्वाड का हिस्सा बन चुका, इसलिए आप उस पर अटैक करने का सोचना भी मत। जिस पर हॉल मास्टर कहने लगा कि जहाँ तक मुझे पता है ये गॉड किलिंग स्क्वाड में शामिल ही नहीं था। तो जियान हंसते हुए बताने लगी कि हाँ बिल्कुल, 2 घंटे पहले ये हमारे क्लैन का हिस्सा नहीं था, मगर फिर मैंने इस बंदे की फिजिक को चेक किया, ये बंदा हद से ज्यादा ब्लेस्ड है, तो मैंने उसे हमारा क्लाउड ड्रीम पवेलियन ज्वाइन करने का ऑफर दे दिया। वेल यहाँ पर पहले तो जियांग हान ने मना किया था, मगर फाइनली जियान ने उसे पटा लिया। अब यहाँ पर हॉल मास्टर कह रहा था कि इंटरनल अफेयर्स हॉल की मंजूरी के अलावा ये बंदा हमारे पवेलियन को ज्वाइन नहीं कर सकता। अगर ये हमारे पवेलियन का डिसाइपल बनना चाहेगा तो पहला इसे चेनजोंग से मंजूरी लेनी पड़ेगी, इसलिए अब तुम बेवजह इसे प्रोटेक्ट करके पवेलियन के रूल्स को ब्रेक मत करो। जो सुनते साथ ही जियान अपनी रॉयल पावर को एक्टिवेट करते हुए कहने लगी कि शायद तुम लोग भूल गए हो कि मैं अपने बनाए रूल्स पर चलती हूँ, मैंने आज तक कोई भी पवेलियन का रूल फॉलो नहीं किया, मगर अब आप जीत पर अड़े हो तो मुझे आप पर हमला करना होगा। जिसके बाद उसने हॉल मास्टर पर अटैक कर दिया। तब तक हॉल मास्टर ने अपने आसपास एक पावरफुल शील्ड बना ली थी, जिसकी मदद से वो जियान के अटैक से जैसे तैसे खुद को बचा लेता है। साथ ही साथ उसे ना चाहती हुई जियान की बात को मानना पड़ा, जो देख जियान भी काफी ज्यादा खुश हो गई। वो कह रही थी कि जब आगे चलकर मैं पवेलियन की हेड बनूंगी तब आपको एक एल्डर बनाने वाली हूँ, बस तब तक ऐसी कोई हरकत ना करना जिसके चलते मुझे तुम्हें खत्म करना पड़ जाए। अब जियान हान को अपने साथ अपने पवेलियन ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। हान भी ग्रेटफुल था कि इस बंदे ने उसकी इतनी मदद की। तब तक जियान सीटी बजाते हुए अपने टाइगर को भी वहाँ पर बुला लेती है, जो कि लियार और ग्रैंड एल्डर को अपने साथ लाया था। यहाँ पर लियार तो सीधे जाकर अपने भाई के गले लग गई। वो रोते हुए बता रही थी कि ग्रैंड एल्डर बुरी तरह से घायल है, मगर एल्डर हान को परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो हान से कहने लगे कि कोई बात नहीं, ये इंजरीज तो ठीक हो जाएगी, फिलहाल तो हमने जियांग फैमिली को रीबिल्ड करने पर ही ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर हान उन्हें बता रहा था कि बाप को ही हमारी इस फैमिली को प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि मैं लियार को लेकर मेरे पेरेंट्स को ढूंढने जा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी तक जिंदा होंगे। तो मास्टर उसे बताने लगे कि मुझे अच्छे से याद है तुम्हारे पेरेंट्स ने यहाँ से जाने से पहले शाओटियान के साथ कोई सीक्रेटली बात की थी। उन्होंने कहा था कि वो किसी गोल्डन फॉक्स की तलाश में क्लाउड ड्रीम सिटी जाने वाले हैं। अब इस गोल्डन फॉक्स के बारे में इन लोगों को कोई आइडिया नहीं थी, इनफैक्ट ये नाम ही उन्होंने पहली बार सुना था, इसलिए हान को अब इस मसले की पूरी जड़ तक जाना होगा। अब ये दोनों भाई बहन एल्डर के सामने अपना सिर झुकाते हुए उनका शुक्रिया अदा करने लगे, क्योंकि एल्डर ने इतने सालों तक उनकी हिफाजत की थी। वहीं पर लियार एल्डर के लिए काफी ज्यादा रोने लगी। एल्डर भी इन दोनों को इमोशनल होकर गले लगाते हैं। वो बता रहे थे कि तुम्हारा आगे का सफर काफी ज्यादा खतरनाक होगा, तो तुम्हें हमेशा केयरफुल रहना है। जैसे तुम्हारा ये मिशन पूरा हो जाए अपने घर वापस आ जाना। और अब ये लोग अपना घर अपनी फैमिली छोड़कर एक नए सफर के लिए रवाना हो गए। यहाँ पर जियांग खान को अपनी फैमिली से दूर जाना काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, और उतने में ही टियानी उससे बात करने पहुँच गई। वेल इस बंदी को जियांग खान के अलावा और कोई देख नहीं सकता। वो हान से पूछती कि बताओ फिर तुम बीस्ट का ब्लड एसेंस कब कलेक्ट करने वाले हो। जिस पर हान जवाब देता है कि जब सब कुछ सेटल हो जाए मैं तुमसे
की हुई डील को भी पूरा करूंगा। अब सीन शिफ्ट होकर हमें क्लाउड ड्रीम सिटी दिखाई गई, जो कि काफी ज्यादा प्रॉस्परस और खूबसूरत थी। वहीं पर जियानी ने बताने लगी कि ये हेवनली फॉक्स माउंटेन की सबसे लार्जेस्ट सिटी है। इधर टियानियो को तो कैंडिड हॉर्स खाने का काफी ज्यादा दिल करने लगा, मगर अफसोस ये बंदी इन चीजों को हाथ नहीं लगा सकती। इसलिए वो इरिटेट होकर कह रही थी कि जैसे ही मैं फिजिकल बॉडी को अचीव करूंगी तो वैसे ही हजारों लाखों डेलिकेसीज पर टूट जाऊंगी। मैं इस दुनिया में मौजूद हर एक डिश को ट्राई करने वाली हूँ। इधर जियानो ने एक माउंटेन दिखाने लगी। वो कह रही थी कि ये है इमॉर्टल एसेंट पीक, जहाँ मेरी मदर और पवेलियन के कई सारे पावरफुल एल्डर्स का रेसिडेंस है। साथ ही टियानियो हान को बता रही थी कि यहाँ पर मुझे बहुत ही प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हो रही। अगर तुमने मन लगाकर कल्टीवेट किया तो तुम्हें काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। अब जियानी ने लेकर किलिंग गॉड यार्ड में पहुँच गयी। विल इस जगह को यहाँ के डिसाइपल अपने कच्चे सुखाने के लिए यूज करते थे और अब यहीं पर हान और लियार को रहना पड़ेगा। हान तो इस लोकेशन पर भी खुश था। उसकी इतनी ख्वाहिश है कि वो लोग जहाँ भी रहे वहाँ बस लियार सेफ रहनी चाहिए। यहाँ पर हमें एल्डर लियो भी दिखाए गए, जो कि इस हॉल पर नजर रखते थे। अब जियान के वहाँ से जाने के बाद एल्डर लियो हान को इंटरनल अफेयर्स हॉल में जाकर अपना नाम रजिस्टर करवाने के लिए बोल रहे थे, ताकि हान यहाँ का एक डिसाइपल बन जाए। इसलिए जियांग हान तुरंत ही वहाँ पर पहुँच गया, मगर उसे ये कहकर रिजेक्ट किया गया कि वो इतना पावरफुल है ही नहीं जो कि पवेलियन का किलिंग स्क्वाड ज्वाइन कर पाए। और डिसाइपल तो हान को बुरी तरह से जलील कर रहा था। वो कहता है कि तुम पर्पल मैंशन की 7वीं लेवल पर होके भी बैटल हॉल को ज्वाइन करने के सपने देख रहे। जाओ जाओ घर जाकर खेती करो। यहाँ पर हान को समझ आ गया था कि भले जियान यहाँ की सक्सेसर है, मगर उसकी मदर के सामने उसकी एक नहीं चलती। वहीं पर छोटू सी लियार अपने भाई से कहने लगी कि प्लीज आप मायूस मत हो, ये दुनिया बहुत बड़ी है तो हम कहीं पर भी गुजारा कर लेंगे। वैसे भी जहाँ मेरा भाई है वही मेरे लिए घर होगा। हान को उसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वो सोचता है कि मैं तो अपनी सिस्टर के लिए एक छोटा सा छत भी नहीं बना सकता। वहीं पर टियानियो हान से कह रही थी कि तुम अभी के अभी इस बंदे की पिटाई कर दो, तुम्हें इतना जलील होने की कोई जरूरत नहीं। तो हान टियानियो से कहने लगा कि मेरे पेरेंट्स के गायब होने में ये क्लाउड ड्रीम पवेलियन भी जिम्मेदार है, बस मुझे उनका कनेक्शन ढूंढना होगा, इसीलिए मैं इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाने वाला। इधर वो बंदा हान को वहाँ से भगाने में लगा हुआ था कि उतने में चेनजोंग वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि इस इंटरनल सेक्शन का मास्टर था। उसने हान को तुरंत ही स्क्वाड में ज्वाइन करवाने की परमिशन दे दी थी, मगर तभी वहाँ पर 2 डिसाइपल्स पहुँच गए। वो चेनजोंग से कहते हैं कि ये बंदा हमारा स्क्वाड ज्वाइन करने के काबिल नहीं है, मगर फिर भी आप इसे हमारा ऑफिशियल डिसाइपल बना रहे हो। वेल इस बंदे का नाम था लिनफेंग और इसके साथ है जियांग पेंग। ये उसी शाओटियान का बेटा था जो कि हान के हाथों मारा गया। अब यहाँ पर लिनफेंग की काफी ज्यादा चलती थी, तो उसकी बात सुनकर चेनजोंग हान से कहता है कि देखो मैं मेरी साइड से तुम्हें एक मौका देने वाला था, लेकिन बैटल हॉल के डिसाइपल ऐसा नहीं चाहते। उनके हिसाब से तुम कमजोर हो, इसलिए अब तुम्हें यहाँ से वापस जाना होगा। जिस पर जियांग हान कह रहा था कि मैं अपनी काबिलियत साबित किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो चेनजोंग तुरंत ही उसका ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। वो कहने लगा कि ये बैटल हॉल के मिस्टिक वर्ल्ड रेल्म के कल्टीवेटर्स हैं, तो तुम्हें एक साथ ही इन तीनों का मुकाबला करना होगा। अगर तुम इन तीनों को हरा पाए तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर तुम इन्हें घायल भी कर दो तो भी मैं तुम्हें ज्वाइन करवा लूंगा, क्योंकि ये लोग तुम्हारे मुकाबले हद से ज्यादा पावरफुल है। इधर वो तीनों डिसाइपल कहने लगे कि बस अब इस बंदे को उसकी औकात याद दिलानी है, ताकि ये फ्यूचर में कभी गलती से भी हमारे पवेलियन में एंटर न कर पाए। अब उन तीनों ने अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए वहाँ पर एक फॉर्मेशन सेटअप किया, जिसके बाद वो डीमन सबड्यूइंग टेक्निक का यूज करते हुए इस पर एक जोरदार हमला कर चुके। वहाँ पर स्पिरिचुअल पावर का एक जोरदार एक्सप्लोजन हो चुका था, जो देख उन लोगों को लग रहा था कि हान तो मर चुका है। कुछ डिसाइपल्स तो कहने लगे कि अरे अरे ये बंदा तो एक ही स्ट्राइक में मारा गया, अगर वो हॉल ज्वाइन करने की जिद ना करता तो शायद जिंदा बच जाता। और तभी ये लोग देखते कि हान दोबारा से उनके सामने अपीयर्ड हो चुका। साथ ही साथ वो डिसाइपल महसूस करने लगे कि हान का रवैया बदल चुका है। वो इन तीनों डिसाइपल से कह रहा था कि मुझे तो लगा था तुम काफी ज्यादा पावरफुल होंगे, लेकिन अब पता चल रहा कि तुम्हारी वो मिस्टिक वर्ल्ड रेल्म किसी काम की नहीं है। चलो चलो दोबारा से हमला करो। जो सुनते साथ ही उन तीनों डिसाइपल्स ने उस पर सेकंड मूव गॉड स्लेयर से डिवाइन पावर रिलीज करना शुरू कर दी, मगर जियांग हान तो अपनी डिवाइन टेक्निक का यूज करते हुए बड़ी ही कूल अंदाज में उसे डॉच करने लगा। उसका ये अंदाज देखकर ये तीनों डिसाइपल काफी ज्यादा पैनिक हो गए थे। वो समझ चुके कि उन्होंने गलत बंदे से पंगे लिए, और तभी हान अचानक से गायब हो गया। इधर वो फीमेल कल्टीवेटर उसे इधर उधर ढूंढ रही थी, तो हान उसके एकदम करीब जाकर उसे धीरे से पूछने लगा कि क्या हुआ, तुम मुझे ढूंढ रही थी? अरे देखो मैं तो तुम्हारे पीछे हूँ। और फिर उस बंदी पर एक जोरदार अटैक करते हुए उसे बुरी तरह से घायल
कर देता है। साथ ही साथ जियांग हान ने उसके दोनों साथियों के हाथ पांव भी तोड़ दिए थे ताकि वो काफी दिनों तक बिस्तर से उठ ही न पाए। जियांग हान के ऐसी पावर्स देखकर वहाँ मौजूद डिसाइपल काफी ज्यादा हैरान हो गए। वो कह रहे थे कि ये बंदा कोई लूजर नहीं बल्कि ये तो एक जीनियस निकला। और उतने में एक बंदे ने उस पर क्लाउड पियर्सिंग एरो से अटैक कर दिया, मगर हान उसे भी डॉज करके उसके मुंह पर एक जोरदार चमाट जड़ चुका था। हान के एक ही फटके में उस बंदे के 2-4 दांत गिर चुके थे। तो गाइस इस तरह से जियांग हान ने क्लाउड ड्रीम पवेलियन में अपनी जगह बनवा ली, मगर उसे पता है कि आगे चलकर लिन फेंग उसके लिए मुसीबतें खड़ी करेगा। और इसी के साथ ही जबरदस्त एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।